हेलो जी, क्या हाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल कि सेल है क्या। सेल आर रेफर्स टू एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की जो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, सेम है जैसे हमारी बॉडी को बनाने के लिए सेल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल, यानी कि हमारी बॉडी की सबसे छोटा जो फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल होता है। अ सेल कैन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज टू सस्टेन लाइफ, हैंस सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल लाइफ की बेसिक यूनिट है। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल सेल भी वो सभी फंक्शंस को कैरी कर सकती है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर कैरी होते हैं। वो जो जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं सेम एक सिंगल सेल भी कर सकती है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वो सिंगल सेल ही तो हैं लेकिन वो कंप्लीट लाइफ भी हैं। तो अब बात करने वाले हैं हम हिस्ट्री ऑफ सेल, यानी कि सेल से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें जो हिस्ट्री में इन्वॉल्व होती हैं वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक इंट्रोड्यूस द टर्म सेल इन 1665, यानी कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। और कब किया था? 1665 में किया था। और किस में किया था उसके बारे में बात करने वाले हैं। ही टुक अ स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व स्मॉल ब्लॉक्स दैट लुक्ड लाइक द ब्लॉक्स ऑफ हनीकॉम्ब। अब क्या है कि आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते के अंदर ब्लॉक्स बने रहते हैं छोटे छोटे, सेम है इसी तरीके से उसने कॉर्क के अंदर देखा था कि कॉर्क के अंदर भी दिखने पे जो सेल थी वो इसी तरीके से दिख रही थी जैसे मधुमक्खी यानी कि हनी बी का जो हनीकॉम्ब होता है उसके अंदर दिखाई देता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं ल्यूवेनहॉक के, एवी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में। Anthony von Leeuwenhoek in 1674 with the improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time। अब क्या है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किसने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। और कैसे किया था कि उन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था और उस माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अब बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल, यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब बात करते हैं पुरकेंजे के बारे में। पुरकेंजे इन 1839 कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो वो किसने दिया था? पुरकेंजे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। ठीक है, तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ सेल। अब बात करने वाले हैं सेल थ्योरी की, सेल की थ्योरी किसने दी थी, मीन्स सेल को डिफाइन किसने किया था। ठीक है, सेल थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, यानी कि दो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी दी थी। वो कौन कौन थे? वो थे स्लेडन एंड सचवान। स्लेडन ने 1838 में और सचवान ने 1839 में सेल थ्योरी को दिया था। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चू, यानी कि रुडोल्फ विर्चू एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1855 में इसको एक्सपेंड किया था और अपना कुछ टेनेट्स ऐड किए थे। तो वो सेल थ्योरी में किस किस चीज़ को डिफाइन करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने। ये फर्स्ट पॉइंट बताता है आपका सेल थ्योरी का। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे मैंने अभी पहले बात की थी कि सेल अपने आप में बहुत सारी फंक्शंस कर सकता है, तो सेम है इसी तरीके से कि जो सेल है वो क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ की। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ऑल एग्जिस्टिंग सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अदर लिविंग सेल्स, यानी कि जितनी भी सेल हैं वो सभी किससे आई हैं? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो पहले से लिविंग सेल है उससे आई है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में कि सेल के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में। बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? प्रोकैरियोट्स आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द डोमेन बैक्टीरिया एंड आर्किया। क्या होता है कि आर्किया और बैक्टीरिया ये सब क्या है? ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं। ठीक है, और वो जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है उनको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मच स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल की जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल से छोटी होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो न्यूक्लियस यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है एंड लैक ऑर्गेनल्स और ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और भी बाकी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं होते हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल आर इनकेस्ड बाय अ सेल वॉल कि जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके ऊपर जो कवरिंग होता है वो किसकी होती है, सेल वॉल की होती है। ठीक है, मैनी ऑल्सो हैव अ कैप्सूल और स्लाइम लेयर मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड। क्या होता है, कुछ के पास कैप्सूल भी होता है, जैसे आपने सुना होगा कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, यानी कि वो पॉलीसेकेराइड का बना हुआ एक आउटर लेयर, आउटर कवरिंग होती है जो सेल वॉल के ऊपर होती है, जैसे बैक्टीरिया के ऊपर वो मिलती है। ठीक है, द प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि आप प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर किससे मिलके बनता है, मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें मेन होती हैं। ठीक है, तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कैप्सूल, पिलाई, फ्लैजेला, राइबोसोम्स, प्लाज्मिड्स, ये क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल की बेसिक ऑर्गेनल्स होती हैं जो उस सेल के अंदर होती ही हैं। ठीक है ना, कैप्सूल कुछ में हो सकता है और कुछ में नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल की कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। यूकैरियोटिक सेल्स आर डिफाइंड एज सेल्स कंटेनिंग ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स, यानी कि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है उसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है और साथ ही साथ उसके पास ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे आपके राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और जितने भी उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक सेल के पास होते हैं और ये साइज में उससे बड़ी भी होती है, साइज में यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ी होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स आर इन्वेलप्ड बाय मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, यानी कि जितना भी हमारे यूकैरियोटिक सेल है सभी के पास क्या मिलते हैं, ऑर्गेनल्स मिलते हैं। ठीक है, और सभी ऑर्गेनल्स, मैक्सिमम ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। कुछ एग्जांपल है यूकैरियोटिक सेल के, जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोटिस्ट और फंगाई, ये सब क्या है, हमारे एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक सेल के। यूकैरियोटिक सेल हैज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, अ न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पैरोक्सिसोम एंड इन सम वैक्यूल्स। क्या होता है, ये कुछ में वैक्यूल्स भी होते हैं, जैसे कि कुछ में बड़े वैक्यूल होते हैं, कुछ में छोटे वैक्यूल होते हैं, मतलब ये सभी क्या होते हैं, ये सभी कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, मेन ऑर्गेनल्स होते हैं किसके, यूकैरियोटिक सेल के। ठीक है, अब बात करने वाले टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेल नंबर, यानी कि सेल के नंबर के बिहाफ पे ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिंगल सेल्यूलर बोलते हैं, यानी कि यूनिसेल्यूलर बोलते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी ही बॉडी एक ही सेल से मिलके बनी होती है। अमीबा वगैरह ये सब क्या है, यूनिसेल्यूलर है। और मल्टी सेल्यूलर, यानी कि जिनकी पूरी की पूरी बॉडी क्या होती है, बॉडी दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती है, उनको क्या बोलते हैं, हम मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेल्यूलर के बारे में। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड ओनली अ सिंगल सेल, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, अकेले रहते हैं, और क्या है कि उनकी जो सेल बनी हुई है वो किससे मिलकर बनी हुई है, प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि बैक्टीरिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि बैक्टीरिया सेल इज अ प्रोकैरियोटिक सेल की बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल। और बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंडिविजुअली अपने आप में मतलब अकेला रह सकता है, इसीलिए क्या कहा गया कि सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, और वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट रह सकता है, मींस एक ही सेल उसका पूरा बॉडी होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड दीज सेल्स हैव नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स और ट्रू न्यूक्लियस, यानी इनके पास ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होता है, और कह सकते हैं कि उनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल से बैक्टीरिया आ जाता है यूनिसेलुलर है, अमीबा आ जाता है यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम आ जाता है वो भी यूनिसेलुलर है, यूग्लिना वो भी यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि वो ऑर्गेनिजम्स जो दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी एक सेल नहीं बनाती, मीन्स अलग अलग सेल मिलकर उनकी बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, द सेल्स
इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो बेटर स्ट्रक्चर एंड शेप एज कम्पेयर टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि अब देखिएगा, जिनकी पूरी ही बॉडी एक सेल से मिलके बनी है, अब बताइए एक सेल क्या क्या काम करेगी, ठीक है ना, कि वो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स का अलग अलग वर्क होता है, वो अलग अलग ही वर्क उनका डिवाइड हो जाता है। लेकिन यूनिसेल्युलर के अंदर ऐसा था और मल्टीसेलुलर के अंदर क्या होता है कि मल्टीसेलुलर के अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो सभी सेल अपना अलग अलग वर्क करती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है कि हमारी बॉडी कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल हैं वो सभी अपना अलग अलग वर्क करती है, ठीक है। These multicellular organisms are made up of eukaryotic cell which have membrane bounded organelles and a nucleus with a nuclear membrane। यानी कि यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, न्यूक्लियस वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है, और बाकी ऑर्गेनल्स भी उनके अंदर होती है। तो एक टर्म आती है डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि जो आपकी सेल हैं बॉडी के अंदर वो सभी सेल अपना अलग अलग फंक्शन कर रही है। इवन सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी सेल की जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनल्स अलग अलग वर्क फंक्शन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन किस तरीके से किया गया है, different body parts of multicellular organisms perform different work. For example, pumping of blood is the work of heart and digestion is of stomach, etc. अब क्या है कि जैसे स्टमक का काम क्या होता है, डाइजेशन करना, और हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। तो क्या है कि दोनों के अंदर अलग अलग सेल पाई गई हैं और दोनों ही अलग अलग सेल के मिलने से हमारा अलग अलग फंक्शन करते हैं। मतलब ये क्या है, बेसिकली हमारी बॉडी के ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है जो डाइजेशन में काम करता है, और हार्ट एक ऑर्गन है जो किसमें काम करता है, पंप करने में काम करता है ब्लड को, ठीक है। अब देखिएगा कि हार्ट कितना टाइम कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, ठीक है, और स्टमक तब काम करता है जब हम खाना खा रहे हैं, तो दोनों का वर्क फंक्शन अलग है, ठीक है। तो क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर में कि हमारी बॉडी की अलग अलग सेल मिलके अलग अलग वर्क फंक्शन करते हैं, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर बोल दिया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इन विच डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स शो डिफरेंट वर्क इन द सेल। मैंने बताया अभी कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स मीन्स उस सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स डिफरेंट डिफरेंट वर्क ही करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिवीजन ऑफ लेबर इन सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज कंप्लीट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा आप एंड स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है।